सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लास्ट चैप्टर को, जो कि आपकी सेकंड बुक से रहेगा। और इसके अंदर जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, हम केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी। चलिए शाबाश। तो बाइट आपने देख ली है पहले ही। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस की बुक है, पुराने सिलेबस की बुक है, तो वहां पर ये होगा चैप्टर नंबर 9। क्लियर है बेटा? और अगर हम अपने अपडेट सिलेबस को देखेंगे, जो कि 2023-24 के लिए डिजाइन किया गया है, वहां पर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। तो यहां पर हम चैप्टर नंबर 8 के हिसाब से इसे समझेंगे। चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां एवं विकास। क्या नाम है चैप्टर का? भारतीय राजनीति, प्रवृत्ति एवं विकास। भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां एवं विकास। तो इस चैप्टर को अगर मैं बोलूं आपको समझना है, तो आपको इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगी? समस्या होगी। तो एक बार ओवरऑल कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी बुक में हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा और हमारे लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट रहे, तभी जाकर आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, भारत जो है वो आजाद होता है 1947 में। कब आजाद होता है? 1947 में आजाद होता है। ये बुक वहीं से शुरू होती है। तो हमारा प्यारा देश भारत कब आजाद हो गया? 1947 में, 1947 में आजाद हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया। ऐसे ही हुआ है ना बेटा? हमारा संविधान जो है वो इस दिन पूर्ण रूप से क्या हो गया? लागू हो गया। आंशिक रूप से पहले ही हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से इसे लागू कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? उसके बाद आते हैं चुनाव। पहला चैप्टर जो है वो आपको बताता है कि स्वतंत्र भारत में क्या क्या समस्याएं थी। तो आपने पढ़ा कि भाई 3 समस्याएं थी। दूसरे चैप्टर में जब आप आते हैं तो दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि विकास कैसे होगा। भाई देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया है, चुनाव भी हो रहे हैं। अब दूसरे में हमने क्या देखना है कि भारत का विकास कैसे होगा। यही पढ़ा आपने नियोजित विकास का। नियोजित विकास का चैप्टर पढ़ा सभी ने? तो नियोजित विकास में आपने क्या देखा कि भारत के पास, जब भारत आजाद हुआ तो उसके पास विकास के पर्टिकुलर 2 मॉडल्स थे। पहला मॉडल कौन सा था? जो कि अमेरिका से प्रेरित था, यानी कि पूंजीवादी उदारवादी मॉडल। और दूसरा जो मॉडल था वो यूएसएसआर से प्रभावित था, यानी कि सोवियत संघ का जो मॉडल था, साम्यवाद और समाजवाद। और भारत ने उनमें से किसी भी एक मॉडल को नहीं अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उसके बाद आ जाइए थर्ड चैप्टर पे। तो आपने देखा थर्ड चैप्टर में कि भाई एक ही पार्टी है जो बार बार जीत रही है। एक ही पार्टी क्या कर रही है? बार बार जीत रही है। क्या है उस पार्टी का नाम? कांग्रेस है। तो कांग्रेस के पहले 3 इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो जीतती आई। उसके क्या कारण थे वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में समझना है। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट चैप्टर में कि जी अब जो हमारे बीच है वो नेहरू नहीं रहे। अब नेहरू नहीं रहे तो जो एक स्ट्रांग नेतृत्व था जिसने कांग्रेस को जकड़ रखा था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यहां पर समस्या शुरू होती है
कि भाई अगला उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो आपस में ही कलह शुरू हो जाती है। और यहां पर जो एक नाम सजेस्ट होता है वो होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। और आप देखेंगे कि ये वाला जो ड्यूरेशन है इसमें भारत को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ा। जैसे इसी में आप देखेंगे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा। तो जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो सब इसमें है। ताशकंद में वॉर यानी कि युद्ध के समझौते के लिए वो जाते हैं और वहीं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो दोबारा से सवाल वही आ जाता है कि भैया अब कौन। तो सिंडिकेट की मदद से इंदिरा गांधी का नाम सजेस्ट किया जाता है और इंदिरा गांधी क्या बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है और उसके बाद आपने देखा आपातकाल की जो स्थिति है वो आती है। आपातकाल में कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जनता जिसका विरोध करती है और एक और नई सरकार हमारे सामने आती है जिसे हम क्या कहते हैं, जनता सरकार। और इसी सरकार के आगमन से भारतीय राजनीति में एक नया टर्म जो है वो इंक्लूड होता है जिसे कहा गया गठबंधन। क्या कहा गया, तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो गठबंधन से शुरू होगी। क्लियर है बेटा। सीबीएसई का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, एक बार उसको देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, उसके बाद हम इस चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले वो शुरू करेगा 1990 का संदर्भ। तो 1990 का संदर्भ का मतलब क्या है कि 1989, कहां से शुरुआत करेंगे हम, 1989 में जो घटनाएं घटी उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब कॉन्सेप्ट्स को, इन सब पॉइंट्स को हम अपने लेक्चर का बेस बनाएंगे। क्लियर है बेटा। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 1989 से शुरू करेंगे और हम इसे 2004 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे, 1989 से ये चैप्टर शुरू होगा और खत्म कहां पर होगा, 2004 में। लेकिन हम इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे जो हमारी कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स के लिए रेलेवेंट है। हो सकता है कि यहां से भी आपके क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पिछले 2 सेशन से आप देखेंगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो रेगुलर जीत रही है। अब 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो एक प्रिडिक्शन है कि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट सिनेरियो को भी हम यहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा। तो हमारी शुरुआत कहां से होगी, 1990 के संदर्भ से। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे गठबंधन का युग। तो इसमें हम 3 चीजों को देखेंगे कि गठबंधन क्या है, क्यों है और कैसे है। क्या क्या देखेंगे, गठबंधन क्या है, क्यों है, कैसे है। जब हमें ये तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि आज के युग में, आज के लोकतांत्रिक सिनेरियो में गठबंधन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्लियर है बेटा। उसके बाद हम देखेंगे गठबंधन की राजनीति को, एंड देन आफ्टर पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है ये कौन सा है, ओबीसी वाला, ये ध्यान रखना। यहां पर हम किसकी चर्चा करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। एंड देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे मंडल आयोग को। मंडल आयोग जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद है अयोध्या विवाद। तो ये 1992 का एक विवाद है, तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में आपने मूवीज भी देख रखी है, पढ़ भी रखा है, लेकिन इसको हम ज्यादा डिटेल में ना पढ़कर थोड़ा सा समराइज पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा यहां पर पॉइंट रहेगा वो रहेगा नई आम सहमति का उदय। यानी कि आज के समय में, करंट टाइम में हम जो चीजें देख रहे हैं उसमें राजनीति में किन चीजों को लेकर सहमति है, वो क्या चीजें हैं जिसे हम देखकर आज अपनी राजनीति में डालना चाहते हैं, उन सबको हम यहां पर पढ़ेंगे। और एक जो पॉइंट है वो है शाहबानो प्रकरण। तो ये शाहबानो का एक केस है, इस केस को समझना भी जरूरी है ताकि हम भारत में लोकतंत्र की जो मजबूत पिलर है
उसको समझ सकें। तो सिलेबस क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? हाँ, तो देखो सिलेबस क्लियर है तो आधी समस्या हमारी समाधान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं कि गठबंधन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है और इसके अवगुण क्या है। पहला पोर्शन समझ आ गया। पहले पोर्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, गठबंधन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे इसके क्या गुण हैं और चौथा पॉइंट देखेंगे कि इसके क्या अवगुण है। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि गठबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 4 विशेषताएं बताएं। ऐसे क्वेश्चन आता है ना, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीति में इसकी क्या क्यों महत्वपूर्ण है, या गठबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 4 अवगुण बताएं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्टली 4 to 6 मार्क्स में आएंगे। ये टोटल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स कवर करता है। इस चैप्टर से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का आएगा, 8 अंकों का आएगा, चाहे वो पैसेज फॉर्म में आए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए या आपके एमसीक्यू में आए। तो हम सभी चीजों को देखेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहला हेडर लिखेंगे गठबंधन से आप क्या समझते हैं। जल्दी जल्दी लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, चलिए क्विकली लिखेंगे। पहला जो हमारा हेडर है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गठबंधन सरकार का अर्थ। इस तरीके का जो सवाल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपसे 2 अंकों में ही पूछ सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा कि गठबंधन क्या होता है। अब देखो शब्द से ही समझ आ रहा है, गठ का मतलब यहां पर क्या है, एक प्रकार का समूह। क्या है, समूह। गठ का मतलब क्या होता है, समूह। और बंधन का मतलब होता है बांधना। समझ आ रहा है बेटा, यानी कि कुछ समूहों को बांधना ही क्या कहलाता है, गठबंधन सरकार का। क्लियर है बेटा। अब ये समूह को हम क्या कह सकते हैं राजनीति की भाषा में, पार्टीज। भाई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। तो यहां पर समूह का मतलब क्या हो गया, दल। तो एक ऐसा दल जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग हों और वो जीतने के लिए आपस में संबंध बनाए, तो ये क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। क्लियर है बेटा, पीछे तक क्लियर है? कि कोई राजनीतिक दल जब जीतने के लिए अन्य दलों के साथ क्या कर ले, सहयोग कर ले, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो ऐसी स्थिति में जो हम शब्द यूज करते हैं वो है गठबंधन। ये तो है आपको समझाने के लिए। अब आप लिख पाएंगे, लिख पाएंगे बेटा? हाँ, अब देखिए, अब जो आपकी किताब कह रही है उसे समझते हैं। ये आपको लिखना भी है। लिखेंगे, जब कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में असमर्थ हो, क्या हो, असमर्थ हो, और अन्य दलों का सहयोग ले, अन्य दलों का सहयोग ले, तो उसे ही क्या कहते हैं, गठबंधन। क्लियर है पॉइंट बेटा? कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना रहे। देखिए, अब पहले इलेक्शन की बात करते हैं। पहले इलेक्शन में पूर्ण रूप से कांग्रेस क्या थी, जीत रही थी, तो उसको गठबंधन की जरूरत है? भाई नहीं है। भाई दूसरे इलेक्शन में भी पूर्ण बहुमत से जीत रही थी, तो गठबंधन की जरूरत है? नहीं है। लेकिन तीसरे की बात करें तो तीसरे तक तो सारा मामला क्या रहा, सेट रहा। और चौथे इलेक्शन में हमें इसके कुछ अंश जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? तो जब भी कोई सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाती, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करती है, वो दूसरे दलों से गठबंधन करती है, उनके साथ सहयोग करती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, गठबंधन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इसकी विशेषताओं की तरफ ध्यान देते हैं। तो अब हमें यह समझ आ गया गठबंधन क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं,
वो भी साथ साथ लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, गठबंधन की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन या तो 2+2 में आएगा, यानी कि 2 अंक तो किसके होंगे, गठबंधन का अर्थ बताएं, और 2 अंक किसके होंगे, इसकी विशेषता के। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, विशेषताओं में इनका निर्माण, यानी कि गठबंधन सरकारों का जो निर्माण है, इनका निर्माण किसी खास उद्देश्य के लिए होता है, यानी कि कोई ना कोई पर्पस होगा। जैसे पहले गठबंधन में हम देख सकते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था कि भाई कोई भी जीत जाए, बस इंदिरा गांधी को हराना है। क्या करना है, इंदिरा गांधी। सिंडिकेट वाला चैप्टर याद है, जब कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, याद है, तो उसमें प्राइम गोल क्या था, हमें और कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को हराना है। तो इसी तरीके का कोई ना कोई खास उद्देश्य होता है। अब देखिए दूसरी विशेषता कह सकते हैं कि दल बदल की राजनीति होती है। इसमें क्या होता है, दल बदल की राजनीति होती है, दल बदल की राजनीति। अब देखो ये दल बदल की राजनीति क्यों होती है। अब भाई मैं किसी उद्देश्य से किसी पार्टी में शामिल हुआ, जैसे प्रिंसिपल साहब ने एक पार्टी बनाई, मैं उसमें शामिल हो गया। अब मेरा भी कोई ना कोई तो लालच होगा ना, भाई मैं अपने वोटर्स आपकी तरफ लेके जा रहा हूं, तो मेरा भी कोई ना कोई लालच होगा। अब प्रिंसिपल सर ने कह दिया कि नहीं, हम आपको ये वाली विभाग या ये वाला डिपार्टमेंट है जो नहीं दे सकते, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी और दल में चला जाऊंगा। एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी सलमान खान की, गर्व, देखिए, जिसमें ऐसे वो क्रॉस बनाता है। उसमें जो एक मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो बड़ी अच्छी सी बात कहता है, जो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि जोड़ेंगे तोड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। सुना है। तो यहां पर भी क्या है कि अगर आपकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे दल में जाने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक दल होते हैं। भाई अगर गठबंधन कर रहे हैं, या तो क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक दल जब मिलेंगे तभी क्या होगा, गठबंधन होगा। तो कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 दल होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो जाए। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है कि इनका उद्देश्य क्या होता है, किसी भी तरह सत्ता में बने रहना, किसी भी तरह, जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा, किसी भी तरह सत्ता या शासन में बने रहना ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। 5th पॉइंट लिख लेंगे, 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर 6 मार्क्स में आ गया तो 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 5वां पॉइंट लिखेंगे, सरकार अस्थिर होती है, सरकार अस्थिर। अस्थिर का मतलब क्या है कि कभी भी गिर सकती है, अस्थिर होती है। समझ आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, कि जो सरकार है वो क्या है, स्टेबल नहीं है, अस्थिर है, वो कभी भी गिर सकती है कि भाई मेरी बात नहीं मानी, अब मैं सरकार गिरा दूंगा। लास्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे कि इस तरीके की जो सरकार होती है, जैसे हमें क्या पता है कि भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सी है, संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें होती हैं, तो हमेशा मतभेद रहता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या रहेगा, मतभेद। केंद्र और राज्य सरकारों में मतभेद। क्लियर है बेटा पॉइंट। केंद्र और राज्य सरकारों में हमेशा क्या रहेगा, मतभेद रहेगा। तो ये 6 विशेषताएं हैं, आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। और लिखवा दूं क्या, या इतनी बहुत है, बहुत है। चलिए, वैसे इस तरीके के जो सवाल हैं वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये हमेशा प्लस में आएंगे, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो 2 अंकों का होगा, और उसके बाद का जो पोर्शन होगा वो 4 या 2 अंकों का होगा। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे गठबंधन के गुण। हेडर डालेंगे गठबंधन के गुण, गठबंधन के गुण। तो मोस्टली आप देखेंगे जो विशेषताएं होती हैं उसी को हम गुण भी कह सकते हैं। जो हमारी विशेषताएं हैं वही क्या है, हमारे गुण भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो क्या होती है, अधिक लोकतांत्रिक होती है। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अधिक लोकतांत्रिक।
समझ आ गया? क्यों लोकतांत्रिक होती है? क्योंकि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन लेते हैं। हो गया बेटा? दूसरा गुण हम क्या देख सकते हैं कि सरकार जो है वो सहमति पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? सहमति पर आधारित। और साथ ही साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कल्याणकारी कार्यक्रम जो है वो इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि ज्यादा दल इसके अंदर पार्टिसिपेशन लेते हैं और ज्यादा दल पार्टिसिपेशन लेंगे तो उतने ही ज्यादा व्यूज होंगे, और ज्यादा व्यूज होंगे तो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, वो चीज डेमोक्रेटिक होगी। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसकी जो नीतियां होती है अधिक लचीली होती हैं। नीतियां अधिक लचीली, इसकी जो नीतियां हैं वो क्या है? अधिक लचीली होती हैं। और क्योंकि लचीली है तो इनमें आसानी से सुधार किया जा सकता है। लचीले होने का यही फायदा है ना, अगर कोई चीज फ्लेक्सिबल है तो हम उसमें चेंजेस जो है वो ज्यादा जल्दी से कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये दो में ही आएगा, तो इसके लिए आप केवल दो ही पॉइंट याद रखें। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसके अवगुण की तरफ। तो अभी हमने क्या देखा, ये क्या है हमारे गुण, और अब क्या देखेंगे हम? अवगुण। देखिए कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू जो है वो हमें पता होने चाहिए। क्लियर है बेटा? अवगुण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि नेता सत्ता में बने रहने के लिए उचित अनुचित तरीके अपनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, नेता, बातें नहीं, नेता सत्ता में रहने के लिए उचित यानी कि जो सही है एवं अनुचित जो गलत है, उचित अनुचित का सहारा लेते हैं। यानी कि वो सही गलत किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विपरीत विचारधारा वाले लोग, विपरीत मतलब अलग अलग, ठीक है ना? विपरीत विचारधारा वाले लोग, विपरीत विचारधारा वाले नेता या लोग एक मंच पर स्वार्थ के लिए इकट्ठा होते हैं। बात समझ में आई? कि वे उनका कोई ना कोई क्या है, स्वार्थ है, कोई ना कोई उनका लालच है, इसीलिए वो कहां पर एक जगह खड़े हो जाते हैं। अब देखिए क्योंकि ज्यादा लोग हैं, यहां पर क्या है, लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ना ये साहसिक कदम नहीं उठा सकते। क्या है? साहसी आया हमारा? हाँ, तो ये वाला जो कदम है साहसिक कदम नहीं उठाते। बात समझ में आया? कि जैसे अगर हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिससे हमें पता है कि देश का भला होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे वोटर चले जाएंगे, तो ऐसा स्टेप ये सरकार नहीं ले सकती। अब देखिए जैसे JNK का मैटर है, जम्मू कश्मीर का मैटर है, वो काफी टाइम पहले सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जजमेंट आया है ना, आप सबने देखा, मैंने आपके साथ ग्रुप में भी शेयर किया था। तो वो चीज पहले भी सॉर्ट आउट की जा सकती है, लेकिन हमें उसके ऊपर क्या करनी थी? पॉलिटिक्स। और यही सबसे बड़ा अवगुण है इस गठबंधन सरकार का, कि हमें कोई ऐसा ब्रेवरी डिसीजन लेना है तो हम यही डरे रहते हैं कि भैया अगर हमने ऐसा कर दिया और वो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हमारी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और इसीलिए जो इनके निर्णय है वो बहुत ज्यादा धीमे होते हैं। एक और लिख लो, निर्णय धीमे। इनके जो डिसीजंस हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा धीमे होते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? तो अभी हमने ये क्या देख लिया कि गठबंधन क्या होता है, गठबंधन की विशेषताएं क्या है, गठबंधन के गुण क्या है और गठबंधन के अवगुण क्या है। यहां तक जो है वो हम समझ चुके हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना, बताना। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गठबंधन सरकार के उदय होने के, बनने के
क्या क्या कारण रहे भारत में। चलिए इसको मिटा दूं ना। चलिए अगला हेडर लिखेंगे, गठबंधन सरकार के उदय के कारण। गठबंधन सरकार के उदय के कारण। उदय के कारण। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये भी आपका मिनिमम टू मैक्सिमम 4 मार्क्स में ही आएगा। 4 अंकों से ज्यादा इस तरीके के सवाल जो है वो नहीं पूछे जा सकते। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें इतनी लेंथ नहीं है, लिखने के लिए उतनी जगह नहीं है, तो जितनी जगह होगी उतना ही लिखेंगे ना। तो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि भाई कोई भी एक जो राजनीतिक दल है वो क्या पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि कोई भी एक राजनीतिक दल जिसकी पैठ थी, जो कि हर इलेक्शन में जीत रहा था, हर चुनाव में जीत रहा था, उसमें क्या आ गई है, कमजोरी आ गई है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट यहां पर लिखेंगे, राजनीतिक दलों की कमजोर भूमिका। राजनीतिक, इसका मतलब आप राजनीतिक समझना, एब्रीविएशन आपको इंग्लिश में भी कराई गई है, रा के साथ जीरो मतलब राजनीतिक, ठीक है। राजनीतिक दलों में कमजोरी। तो ये कमजोरी खाने वाली नहीं है, यानी कि जनता में उनकी जो पकड़ है वो क्या हो रही है, वो कमजोर हो रही है। अब देखिए कोई कमजोर हो रहा है तो कोई बहादुर भी होगा, कोई बहादुर भी होगा ना, कि नहीं होगा। तो अगर कोई कमजोर हो रहा है, देखिए सलमान खान का दोबारा से एक एग्जांपल थे, मैं ऐसा फैन वैन नहीं हूं, लेकिन उसकी मूवी में मुझे वैसे कंटेंट मिल जाते हैं जो मैं दिखाऊं। एक मूवी है जिसमें ना एक उसको थप्पड़ मार रहा था, वो ऐसे गिन रहा होता, 1 2 3 4, कह रहा ब्याज के साथ वापस करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा तू बूढ़ा होएगा। कौन सी मूवी है, वांटेड। हाँ चलो इसी को मान लेते हैं। तो सेम ऐसा ही है कि जब कांग्रेस धीरे धीरे विकसित हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरे जो दल है वो उस समय क्या थे, कमजोर थे। अब ये वाले दल क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली, और वो क्या हो जाएगा, कमजोर। ये मैं आपको कई बार एग्जांपल दे चुका हूं कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो यहां पर भी वही बात हुई है कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे, अब आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय दल है वो तक बनने की उसको जो मारामारी हो गई है। अब देख रहे ना इलेक्शन में उसके पास बहुत कम सीट्स आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे दल क्या है, कमजोर होता जा रहा है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल मजबूत। क्षेत्रीय दल मजबूत का मतलब क्या है, जो नेशनल पार्टी नहीं है, जो किसी राज्य से तक सीमित है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे मजबूत हो रही है। भाई अब जो मेन दल थे वो क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, वो अपनी पकड़ भारतीय राजनीति में बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, पहला तो क्या हो गया, जो मेन दल था हमारा वो हो गया कमजोर। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय दल क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तीसरा हम देखेंगे कि जब भी शिक्षा लोगों में प्रचलित होती है, बढ़ती है, तो उसका इफेक्ट आपको सब तरफ दिखेगा, है ना। जैसे पहले 3 इलेक्शन में जब हमने पढ़ा था नेहरू जी को कि पहले 3 इलेक्शन में कांग्रेस के विजय होने के कारण क्या थे, तो एक कारण यह भी था कि लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे। उनको ये नहीं पता था कि भाई वोट देने का मतलब क्या होता है, वोट कैसे देते हैं, क्योंकि उस समय तक डेमोक्रेसी केवल विकसित देशों में थी। विकासशील देशों में भारत पहला ऐसा देश था जिसने ये टेस्ट किया और वो कामयाब भी रहा, सक्सेसफुल भी रहा। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जाति और सांप्रदायिक आधार, ठीक है। अब इसका कारण क्या है गठबंधन का, जाति, लिखते चलेंगे, जाति एवं सांप्रदायिक आधार पर चुनाव। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे तिलक नगर का इलाका है, दिल्ली में तिलक नगर है, सबने देखा हुआ, वहां पे मोस्टली क्या है, सरदार रहते हैं। तो वहां टिकट किसको मिलेगी, सरदार को मिलेगी, क्योंकि हर दल चाहता है भाई हमारा सरदार सरदार हो जाए। ऐसे ही अगर मैं कहूं जामा मस्जिद,
या कोई इस्लामिक एरिया है, वहां पर सीट किसको मिलेगी? मुसलमान को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पर उसके जीतने की चांसेस ज्यादा है। तो यहां पर जाति और सांप्रदाय के आधार पर जब चुनाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी गठबंधन सरकारों का उदय होता है। क्लियर है? चौथा और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, शिक्षा। कि भाई जब लोग शिक्षित होते हैं, जब पढ़ लिख जाते हैं, उनको समझ आ जाती है, तो वो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो कि उनके लिए कार्य करेंगे। देखिए जैसे पहले क्या होता था, एक राष्ट्रीय चेहरा होता था। पहले क्या था? एक राष्ट्रीय चेहरा था कि जी नेहरू जी है और वो हमारा भला करेंगे। लेकिन नेहरू जी को थोड़ी पता है कि भाई अवंतिका में पानी नहीं आ रहा है। अवंतिका में पानी नहीं आ रहा है, वो किसको पता? हमारे आसपास के एमएलए को। तो हम किसको वोट देंगे? हमारे आसपास वाले को वोट देंगे ना, जिसको हमारी समस्या ज्यादा अच्छे से पता हो। पॉइंट क्लियर है बेटा? अब अगर क्वेश्चन आ रहा है राजनीतिक या अब अगर क्वेश्चन आ रहा है गठबंधन सरकार के उदय के किन्हीं 4 कारणों की चर्चा करें, तो आंसर दे पाएंगे? पक्का? कर लो विश्वास। कर लिया बेटा नोट? ये मिटा दो इसे, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। क्वेश्चन कितना सिंपल है ना? क्या क्वेश्चन है? 1990 क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए? कौन कौन से बदलाव आए? क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडी चल रहा है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। तो ये भी जो सवाल है ये क्या है? वाओ सवाल है। ये क्वेश्चन कहीं भी आए लेकिन आएगा जरूर। अगर सीबीएसई बोर्ड का पेपर बन रहा है, अब बाद में पूछना सर इंपॉर्टेंट सवाल बताओ, मैं साथ ही साथ बता देता हूं। अगर बोर्ड का क्वेश्चन बन रहा है, सीबीएसई पेपर बना रहा है, तो ये सवाल हो ही नहीं सकता कि ना आए। मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन, सो लाइक अ वाओ। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए। क्योंकि हमने देखो ग्लोबलाइजेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था, वैश्वीकरण वाला पढ़ा था, तो हमने वहां भी देखा था कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए कि ग्लोबलाइजेशन को भी भारत ने कब अडॉप्ट किया? 1991 में। तो 1990 के बाद ही है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में पुट ऑन करने। सबसे पहला लिखेंगे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? कांग्रेस प्रणाली, बातें नहीं भाई, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कि भाई अब जो कांग्रेस सिस्टम था जो एक लंबे ड्यूरेशन तक चला आया, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यहां पर गठबंधन जो हुआ वो विजयी हुआ। क्योंकि बहुत सारे दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई गठबंधन जो है वो यहां पर विनर है और कांग्रेस जो है वो फेल हो गई है। अगला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की भूमिका। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय, बातें नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल एवं बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडली हुआ कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, टीचर्स ने बहुत बार इसे पढ़ाया भी, कि कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस व्यवस्था जो थी, तो 2 बार जब बीजेपी जीती, कब कब जीती? 2014 में और 2019 में जो चुनाव है वो बीजेपी जीती। तो इसे क्या कहा गया? बीजेपी व्यवस्था। क्या कहा गया? बीजेपी व्यवस्था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमसीक्यू में कैसे आएंगे? मैच द कॉलम्स में आएंगे, या जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, अभिकथन और कारण। जैसे अभिकथन हो जाएगा कि 2014 में और 2019 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब कारण क्या हो जाएगा? कारण उसमें हो जाएगा कि इस
व्यवस्था को बीजेपी व्यवस्था कहा गया। अब कथन क्या आएगा कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या ठीक से नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। समझ आ गई बात? तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है कि 90s के बात करेंगे, 1990 के बात करेंगे बात, तो यहां पर जो जनता पार्टी थी, जो अब हम आज के समय में से क्या कह सकते हैं, बीजेपी जो है वो एक मुख्य दल की भूमिका के रूप में आया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा। तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा। राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा आया जिसे क्या कहा गया, मंडल मुद्दा। और बेसिकली जब भी मंडल मुद्दा आए तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि भैया यहां पर ओबीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओबीसी की बात हो रही है और रिजर्वेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम यहां पर पॉइंट क्या देख सकते हैं, चौथा पॉइंट देख सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, इसी को आप उदारीकरण भी लिख सकते हैं, 1991 का भी लिख सकते हैं। ये सब एक ही चीज है, या भारत ने जो ग्लोबलाइजेशन ऑप्ट किया वो सब आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है, नई आर्थिक नीति। नेक्स्ट है हमारा अयोध्या के बाबरी मस्जिद का मुद्दा। तो अयोध्या में आपने भी देखा, भी कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दिया है। तो एक तथाकथित स्थान था जहां पर मस्जिद बनी हुई थी, और जो दूसरी पार्टी थी यानी कि जो हिंदू पार्टी थी वो क्या कह रही थी कि यहां पर पहले राम मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो देखो एक सेंसिटिव मुद्दा है, सबकी अपनी सोच है, सरकार की अपनी सोच है, संगठन जो इसमें संलग्न है उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर मैं अपनी निजी राय बताऊं तो वहां पर स्कूल बनाया जा सकता था जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों के बच्चे पढ़ते हैं, या अस्पताल बनाया जा सकता था जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों का इलाज होता। लेकिन फिर राजनीति कैसे हुई? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको अपनी निजी राय नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक कह रही है। तो यहां पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो भी 1990 के दशक में एक प्रमुख मुद्दा रहा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट लिखेंगे गठबंधन की राजनीति का उदय। गठबंधन की राजनीति का उदय। बात समझ में आ रहा है कि इसी दौर में हम क्या देखते हैं, गठबंधन जो है वो भारतीय राजनीति में देखा जाने लगा, इसकी शुरुआत हुई। और लास्ट पॉइंट जो हम यहां पर देख सकते हैं वो है शाहबानो केस या शाहबानो प्रकरण। तो ये वो अपडेट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में पढ़नी है। शाहबानो प्रकरण या केस। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब जब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे ना, 2-2 4-4 लाइन आप इजीली लिख लेंगे। पास होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 80 नंबर तक लेके आना भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 81 से 100 तक का सफर करना, यहां पर आपको थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे। 80 नंबर तक आप इजीली ला सकते हैं, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है, जो काम दिया जाता है, अगर आप टाइमली कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो 80 नंबर के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। वो 20 नंबर जो होते हैं उसके लिए फाइट होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? इन सभी पॉइंट को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स पर आपके सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा अयोध्या बाबरी मस्जिद जगह जो मुद्दा है उसको विस्तार से बताया, आपसे पूछ लेगा गठबंधन की राजनीति का उदय कैसे हुआ। नेक्स्ट आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा क्या था, वो बताए। तो ये क्या है, आपके सेपरेट क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं और आपको इन क्वेश्चनों को उसी के अकॉर्डिंग देखना है। क्लियर हो गया बेटा बात? तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस करें, कोई एक बच्चा बताएगा? 6। पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या है, गठबंधन क्या है। दूसरा, गठबंधन सरकार की विशेषता। तीसरा, गुण, गठबंधन सरकार के गुण। चौथा, अवगुण। पांचवा, गठबंधन सरकार के उदय के कारण। और छठा, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए। तो ये जो 6 क्वेश्चन है, इसके अलावा हमारे पास ये जो 7 पॉइंट है, हम इसे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।